हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले 10th एग्रीकल्चर जॉब रोल सोलेनेसी क्रॉप कल्टीवेशन। तो हमने कल पढ़ा था कि सिंचाई के तरीके और सिंचाई प्रणाली क्या होती हैं, कौन कौन सी सिंचाई प्रणाली है जिनसे हमें सिंचाई करनी चाहिए, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले भूतल सिंचाई प्रणाली। अगर आपको सिंचाई प्रणाली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले भूतल सिंचाई प्रणाली। तो स्टार्ट करते हैं। यह सिंचाई का सबसे आम और सस्ता तरीका है। जो भूतल सिंचाई प्रणाली है ये आम और सस्ता तरीका है, क्योंकि जो पुराने लोग थे, अभी तक हम देखा जाए तो मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं सिंचाई करने के लिए लोग, तो यही तरीके का यूज़ कर रहे हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण सिंचाई विधि के रूप में भी जाना जाता है। पानी आमतौर पर एक खेत के सिर पर चैनल, पाइप या नलियों के माध्यम से पानी की एक धारा शुरू करके खेत में डाला जाता है। तो इसमें बोला गया कि जो पानी है उसको हम चैनल, पाइप, नलियाँ या मतलब किसी भी माध्यम से पानी को एक खेत में धारा के रूप में डालते हैं और पूरे क्षेत्र की सतह पर प्रभाव को फैलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोस्टैटिक दाब का अनुपालन करता है। तो जो पानी है वो फैलने के लिए पूरे खेत में गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोस्टैटिक दबाव का अनुपालन करता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण दाब का अनुपालन करता है, ठीक है। क्या किस चीज़ में? पानी पूरे खेत में फैलने के लिए। भूमि समतल करना और चौरसाई करना आवश्यक कार्य है। तो भूमि को एकदम समतल होना चाहिए ना, कहीं भी ऐसे ढलान वगैरह नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से पानी फैल ना सके। तो भूमि को हमें सबसे पहले समतल करना रहता है जिससे कि पानी पूरे खेत में फैल सके। महत्वपूर्ण सतही सिंचाई की विधियाँ क्या क्या है? तो बाढ़, क्यारी या बाढ़ विधि, बेसिन, रिंग और बेसिन विधि, और फिर रिज और फैरो, ब्रॉड रिज या उठी हुई क्यारी विधि। तो ये क्या होती हैं? जो बाढ़ वाली जो विधि है ये ऐसी होती है कि हमें इसमें क्या रहता है, पानी को हम खेत में सीधा छोड़ देते हैं, है ना। कोई भी मतलब क्यारी या किसी भी तरह की चीज़ों का मतलब किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, अपन सीधा पानी छोड़ देते हैं अपन खेत में और वो पानी पूरे खेत में फैल जाता है। दूसरा जो वो क्यारी और बाढ़ विधि जो होती है, तो उसमें क्या होते हैं, अपन क्यारियाँ बनाते हैं, है ना। क्यारियाँ बना के और फिर पानी को छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी फसल को क्यारी की रूप में पानी मिलता है। बेसिन या रिंग बेसिन, तो रिंग बेसिन ये होता है कि हम खेतों में गोल सर्कल जैसे क्यारियाँ बनाते हैं और उनमें हम अपनी फसल को लगाते हैं और फिर पानी देते हैं पर्टिकुलर एक रिंग में। और जो होता है रिज, फैरो, ब्रॉड रिज और उठी हुई क्यारी। तो फैरो जो होता है मतलब पाइप जो होता है उसमें हम मतलब पाइप के द्वारा जगह जगह पर छेद होते हैं और उससे हम क्यारियों में पानी जाता है। उठी हुई क्यारी में जैसे आप मान लो उठी हुई क्यारी बना रहे हैं हम, तो अगल बगल जो होता है क्यारी में गड्ढे जैसे रहते हैं और ऊपर हम अपनी फसल को लगाते हैं, जिससे कि जो उसके अगल बगल की जो जगह रहती है वहाँ पे पानी बहता है और नीचे नमी बनी रहती है और ऊपर हम क्यारी में हमारी सब्जियाँ लगी रहती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, बाढ़ सिंचाई विधि, बाढ़ सिंचाई विधि। तो हमने समझा भूतल सिंचाई प्रणाली क्या होती है। तो सबसे पहले हम बाढ़ वाली जो सिंचाई विधि है उसको समझेंगे कि यह सिंचाई एक प्राचीन प्रथा है जिसमें खेत में पानी का नाला खुलता है और इससे भूमि की सतह को एक चादर के रूप में ढकने के लिए सभी दशाओं में स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने की अनुमति मिलती है। इस क्षेत्र में अभ्यास किया जाता है। यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है और स्थलीकृति समतल है, ठीक है। तो बाढ़ जो विधि होती है उसमें क्या होता है कि अपन पानी को सीधा छोड़ देते हैं तो वो एकदम स्वतंत्र होता है, वो किसी भी दिशा में मतलब प्रवाह कर सकता है, वो जा सकता है, ठीक है। अब पानी इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो अब जगह जो होनी चाहिए ना वो एकदम समतल होनी चाहिए। बाढ़ विधि द्वारा अच्छी समतल खेत में प्याज, लहसुन, मटर, पालक, धनिया, मेथी और चौलाई जैसी प्रसारण विधि द्वारा उगाई गई सब्जियों की फसल में अभी भी मतलब ये जो सब्जियां इनमें आज भी हम बाढ़ विधि का यूज़ कर रहे हैं सिंचाई करने के लिए। कौन कौन सी फसल में? प्याज में, लहसुन में, मटर में, पालक में, धनिया, मेथी, चौलाई, इनमें क्या होता है अपन प्रसारण विधि द्वारा उगाई गई सब्जियों की फसल में अभी भी अपन बाढ़ विधि का उपयोग कर रहे हैं सिंचाई के लिए, ठीक है।
अब इसके लाभ क्या क्या हैं बाड़ विधि के, तो ये ठीक से समतल मिट्टी पर लागू होती है। एक तो अगर अपन बाड़ विधि का यूज़ कर रहे हैं सिंचाई के लिए, तो जो मिट्टी होती है, अपना जो खेत होता है, वो होना चाहिए समतल। गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोस्टेटिक दबाव के उपयोग के कारण संचालन की कम लागत होती है। तो ये इसमें क्या होता है, लागत कम लगती है ना अपनी। दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सीधा पानी को छोड़ना ही रहता है खेत में। तो ठीक है। अब इससे हानियाँ क्या क्या है बाड़ विधि से, ये सिंचाई का अवैज्ञानिक और अकुशल तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीधा अपन पानी को छोड़ेंगे तो पूरा पानी अपन सिंचाई के लिए यूज़ नहीं होगा, कुछ हमारा जो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। इस विधि में सिंचाई के पानी की अधिकतम हानि होती है पानी की। इसे सिंचाई के अन्य तरीकों की तुलना में प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम दूसरी विधियों में देखें तो इस विधि में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम इसमें सीधा पानी को छोड़ रहे हैं। ठीक है। विशाल फसलों और जल भराव के प्रति संवेदनशीलता फसल और मृदा जनित रोगों के प्रसार के लिए अनुपयुक्त है। तो ये जो विधि है वो विशाल जो फसल होती है, बड़ी जो फसल होती है, उनके जल भराव के लिए प्रति संवेदनशील है। मृदा में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं ना। ये सभी खेत की सतह को गीला कर देती है, इसलिए क्षेत्र में खरपतवार आदि बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि इसमें हम सीधा पानी छोड़ते हैं खेत में, तो पूरा खेत गीला हो जाता है। इससे हमारे खेत में खरपतवार है, जो मतलब उपयुक्त जो पेड़ पौधे होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जो हमारी फसल की वृद्धि और विकास को रोक रहे, उनको भी बढ़ने के लिए सहायता मिलती है ना। और खेत में मिट्टी की घुसपैठ की दर में विभिन्नता जड़ क्षेत्र में जल वितरण की एकरूपता का कारण बनती है। पोषक तत्व की हानि अधिक होती है। तो बाड़ विधि से लाभ है, पर उससे हमें हानियाँ भी हैं। ठीक है। तो ये प्राचीन विधि है जिसका यूज़ अभी तक करते आ रहे हैं हम, पर इससे हमें हानियाँ ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें पानी वेस्ट होता है, खरपतवार को भी बढ़ने को मतलब मौका मिल रहा है, ऊपर से रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं मृदा में। तो ठीक है। अब है सीमा सिंचाई विधि। सीमा सिंचाई विधि से तात्पर्य है क्यारी या बाड़ विधि, मतलब क्यारियाँ बना के, सीमा बना के हमें सिंचाई कैसे करना है। ठीक है। तो इस विधि में भूमि को समतल किया जाता है और प्रत्येक पट्टी के बीच में 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की सीमा बनाकर उपयुक्त आकार की अलग अलग पट्टियों में विभाजित किया जाता है। 3 से 10 मीटर चौड़ाई पट्टियाँ और 30 से 90 मीटर लंबाई के साथ 0.5% एक ढलान का निर्माण होता है। तो ये के मतलब क्या है, इस विधि में जो होता है, हमें पट्टियों के बीच में 30 सेंटीमीटर ऊंची एक सीमा बनाकर उपयुक्त आकार की अलग अलग पट्टियों में विभाजित करते हैं, मतलब क्यारियाँ बनाते हैं अपन इस टाइप की। तो 30 से 10 मीटर चौड़ी पट्टियाँ वाली और 30 से 90 मीटर की लंबाई के साथ 0.5% ढलान का निर्माण होता है। तो इस तरह की हमें क्यारियाँ बनानी है। ये विभिन्न प्रकार की करीब और पंक्ति की बढ़ती सब्जी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो ये इसमें दिया है डायग्राम इसका, इस प्रकार की हमें क्यारियाँ बनानी है। ये जो है, एक जो फर्स्ट जो लाइन दिख रही है, इसमें क्या लिखा है, वाटर सप्लाई चैनल। तो ये जो होता है, इससे हमें पानी देना है। ठीक है। और जो ये जो क्यारियाँ बनी है तीनों, इसमें इससे पानी चला जाएगा। एक हमें वाटर सप्लाई चैनल बनाना है जिसमें हमें पानी छोड़ना है, और तीनों बाकी जो हम क्यारियाँ बनाएंगे उनसे कनेक्ट कर देना है उसको। तो पानी जो हम छोड़ेंगे एक क्यारी में, वो तीनों में चला जाया करेगा। ठीक है। अब इससे लाभ क्या है कि सीमाओं और पट्टियों को तैयार करना, संचालित करना और बनाए रखना आसान है। ठीक है। ये छोटी पट्टियों को बनाकर खड़ी ढलान पर फसलों की सिंचाई करने के लिए उपयुक्त है। तो ये खड़ी ढलान वाली जो जगह होती है, वहाँ पे हमें सिंचाई करने के लिए उपयुक्त होती है। जैसी जगह जहाँ पे ढलाने जैसी हैं, मतलब समतल नहीं है भूमि, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इससे हानि क्या क्या है कि इसके लिए समतल और चिकनी स्थलीकृति की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ चिकनी, मतलब समतल और चिकनी जगह हो ना, ऐसा नहीं कि खड़दली और मतलब पत्थर वाली पथरीली जगह, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सीमा की पट्टी को सींचने के लिए बड़े जल प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो अब क्योंकि हमें पानी का प्रभाव अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम उस मतलब क्यारियों में डालेंगे और वो फिर सारी क्यारियों में जा पाएगा। रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है।
और जल जमाव से बचने के लिए उचित जल निकास प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इसमें जल के रुकने की भी एक है कि जल वहाँ पे जमा हो जाएगा अगर एक जगह, तो हमें उपयुक्त जल निकास की भी आवश्यकता होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे बेसिन विधि की जांच और हल जोतकर सिंचाई करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड इससे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।